हेलो स्टूडेंट, पिछले 7 वीडियो में हम लोग जीव जनन कैसे करते हैं इस बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं और आलैंगिक जनन के बाद हम लोग लैंगिक जनन को भी विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पुष्पी पादप में लैंगिक जनन को पूरा क्लियर कर चुके हैं और मानव में लैंगिक जनन को हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हम लोग जो नर जनन तंत्र होता है या नर जनन अंग होता है उसमें कौन सा भाग क्या क्या भूमिका क्या क्या रोल लेता है और हम लोग चित्र के माध्यम से दिखाए थे कि कौन सा भाग का नाम क्या क्या है। इससे स्पष्ट हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं वो सब वीडियो तो जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए और आपको सब्सक्राइब बटन के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आइए लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं एमएस सर और आप देख रहे हैं एमएस सर स्टडी सेंटर। तो आइए शुरू करते हैं। उस वीडियो में हम लोग लास्ट पढ़े थे वृषण के बारे में, जो पहला जो अंग जनन अंग के बारे में, नर जनन अंग के बारे में पढ़े थे। तो आज हम लोग दूसरे भाग को लेकर आए हैं वृषण कोश। ये वृषण कोश है क्या चीज? देखिए, ये जो थैलानुमा रचना होता है हमारे पुरुषों में, ये होता है वृषण कोश, जहां क्या होता है 2 वृषण रहता है। हम लोग पढ़े हैं 2 वृषण रहता है और 2 वृषण का काम क्या है? शुक्राणु का निर्माण करना। लेकिन हम लोग वृषण के बारे में पढ़ चुके हैं। वृषण कोश का कार्य क्या है? वृषण कोश मतलब वो थैलानुमा रचना जो हमारे शरीर के बाहर थैलानुमा रचना जो होता है, जहां 2 वृषण होता है अंडा जैसा रचना, तो उसे हम लोग कहेंगे वृषण कोश, जहां रहता है वृषण। ठीक है, तो यह वृषण के शुक्राणु के निर्माण के लिए ताप का नियंत्रण करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ताप का नियंत्रण करता है कौन? वृषण के लिए ताप का नियंत्रण करता है यह वृषण कोश। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वृषण जो है वो शुक्राणु का निर्माण करता है और शुक्राणु जो है वो हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए उस शुक्राणु को जीवित रहने के लिए। इसीलिए ऊपर वाला ने क्या किया है कि हम लोगों का वृषण जो है वो वृषण कोश में हमारे शरीर के आंतरिक भाग में नहीं, बाहरी भाग में एक थैलानुमा रचना के साथ दिए हैं। तो इसीलिए वो क्या करता है, अगर ठंडे के मौसम में देखिएगा कि थोड़ा सा सड़ जाता है वो थैलानुमा रचना, ताकि हमारे शरीर से कुछ ताप ग्रहण कर सके। और गर्मी के मौसम में देखिएगा कि वो जो थैलानुमा रचना है वो पूरा ज्यादा झूल जाता है, ताकि हमारे शरीर में जो टेम्परेचर बढ़ गया है उससे वो दूरी बना के रखे। तो यही है वो कारण। और दूसरा कारण क्या है? ताप का नियंत्रण हो गया। ये वृषण कोश जो थैलानुमा रचना है वो क्लियर हो गया। यह वृषण को स्थित रहने के लिए स्थान प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? स्थान प्रदान करता है। वो तो है ही है, क्योंकि वो वृषण जो है वो वृषण कोश में रहता है। तो वृषण कोश का और एक काम क्या है? वृषण को स्थान देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में जाएंगे। शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या है? मतलब वाहिनी मतलब नलिका, एक नली, एक पाइप। तो क्या है कि यह शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाता है। यह हम लोग जान गए कि ये जो वृषण कोश है जहां वृषण रहता है और उसका काम है शुक्राणु का निर्माण करना, तो शुक्राणु तो यार रह नहीं जाएगा। वो शुक्राणु क्या करेगा? वो अंडाणु तक जाएगा। तो जो मार्ग, जो रास्ता, यहाँ पहले जो शुक्राणु निर्माण हुआ वो शुक्राणु को पहले कहाँ जाना होता है? शुक्राशय में जाना होता है। कहाँ जाना होता है? शुक्राशय में। तो वो शुक्राणु को, वृषण से निर्मित शुक्राणु को शुक्राशय तक ले जाने वाला जो पाइप है ये वाहिका है, नलिका है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? शुक्रवाहिनी। यह शुक्राणु को शुक्राशय तक पहुंचाता है। क्लियर है? शुक्रवाहिनी मूत्र नालिका से मिलकर, एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो शुक्रवाहिनी है और यहाँ से जो मूत्र नालिका आ रहा है, मूत्र नालिका जो आ रहा है उससे मिलकर संयुक्त नाली बनाता है। क्या बनाता है? संयुक्त नाली। मतलब यहाँ से आ गया मूत्र नालिका और यहाँ से जा रहा है शुक्र नालिका यानी शुक्रवाहिका। तो दोनों जो आपस में इस जगह में मिलता है तो एक संयुक्त नलिका बन जाता है। इससे एक स्पष्ट हो जाता है, क्लियर हो जाता है कि जो यहाँ फाइनली जो मार्ग है जहाँ हम लोग लिखे हैं मूत्र मार्ग, इस नालिका से ही क्या शुक्राणु भी आएगा और इस मूत्र भी क्या होगा? निर्गत होगा। मतलब जब हम लोग मूत्र निर्गत कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, हिस्सू कर रहे हैं, उस समय हम लोग शुक्राणु का निर्गत नहीं कर सकते। अब जब शुक्राशय का काम चल रहा है, मतलब शुक्राणु निर्गत करने का काम हो रहा है, तब हम लोग अगर सोचेंगे कि अभी हम हिस्सू कर लेते हैं तो ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा कि एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, शुक्राणु और मूत्र मार्ग जो भी है। ठीक है, एक ही रास्ता है नर में।
नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं शुक्राशय में। तो शुक्राशय क्या है? तो ये जो वृषण से निर्मित शुक्राणु जो यहाँ पहुंचा, जहाँ शुक्राणु स्थान लेगा, यहाँ संचित होगा, उसे हम क्या कहेंगे? शुक्राशय कहेंगे। तो यह एक थैलानुमा रचना संरचना होता है। ये एक क्या होता है? थैलानुमा संरचना होता है। ये क्या होता है? थैला जैसा संरचना होता है जो शुक्राणु को संग्रह करता है, जो शुक्राणु को क्या करता है? संग्रह करता है। इसमें क्या होगा? शुक्राणु क्या होगा? संचित होगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोटेस्ट ग्रंथि। प्रोटेस्ट ग्रंथि एक प्रकार का ग्रंथि है। हम लोग जानते हैं हमारे शरीर में कई प्रकार के ग्रंथि है, जैसे पेट्रोलियरी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, विभिन्न प्रकार के ग्रंथि है। कुछ ग्रंथि जो होता है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, कोई बहिःस्रावी ग्रंथि होता है, कोई ग्रंथि जो है वो दोनों प्रकार का होता है, मिश्र ग्रंथि। तो ये जो होता है, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि को पोरस ग्रंथि भी कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ पुरुष में ही पाया जाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? पोरस ग्रंथि कहा जाता है। इसका कार्य क्या है? ये एक बाह्यस्रावी ग्रंथि है, याद रखिएगा, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कि जो प्रोटेस्ट ग्रंथि है वो कौन सा ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि या फिर मिश्र ग्रंथि, या इनमें से कोई नहीं। तो यह एक क्या है? बाह्यस्रावी ग्रंथि है, जो क्या करता है? जो एक प्रकार तरल पदार्थ का निर्माण करता है। क्या करता है? एक प्रकार का तरल पदार्थ का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है? वीर्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वीर्य कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है? सीमेन कहा जाता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया कि सीमेन या वीर्य कहाँ निर्माण होता है, तो प्रोटेस्ट ग्रंथि के द्वारा निर्मित होता है। अब आते हैं कि यहाँ जब वीर्य का निर्माण हुआ, वो वीर्य का कार्य क्या है, जिसे सीमेन कहा जाता है। जनरली हम लोग सोचते हैं कि जो शुक्राणु होता है वही वीर्य है। जी नहीं, शुक्राणु अलग चीज है, वीर्य अलग चीज है। शुक्राणु का अंग्रेजी स्पर्म है, सीमेन कहा जाता है वीर्य को। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने एक बात है। अब वीर्य का कार्य के बारे में हम लोग 3 पॉइंट लिखे हैं, एक एक पॉइंट का थोड़ा सा विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं और समझते हैं। यह शुक्राणुओं की गति के लिए तरल माध्यम प्रदान करता है। याद रखिएगा, क्या करता है? तरल माध्यम प्रदान करता है। वीर्य जो होता है एक तरल पदार्थ है, वो क्या करता है? शुक्राणु से मिला तो शुक्राणुओं को क्या किया गया? तरल माध्यम बनाया। मतलब शुक्राणु के साथ वो जो तरल पदार्थ वीर्य मिला तो वो क्या हो गया? वो माध्यम बन गया तरल माध्यम। तो तरल माध्यम बनने से फायदा क्या है? शुक्राणुओं का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर को सरल बनाता है। अगर मान लेते हैं कि किसी रास्ता है, उसमें किसी को घिसकते हुए जाना है, तो उसमें कुछ अगर हम लोग तैलीय जैसा पदार्थ दे देते हैं, तो गमन करने का जो रास्ता होगा वो आसान होगा, थोड़ा सा सरल होगा अपेक्षाकृत पहले जैसा। अगर सिर्फ इसमें शुक्रवाहिनी में अगर सिर्फ शुक्राणु जाता तो उसका जाने में क्या आसान नहीं होता वो मार्ग। लेकिन जैसे ही वीर्य का निर्माण हुआ, वो तरल पदार्थ का निर्माण हुआ और वो शुक्राणु के साथ मिला, तो उसका जो गमन है, उसका जो चलने का मार्ग है, वो क्या हो गया? वो सरल होता है। ठीक है। अब आता है नंबर 3 में, यह शुक्राणु को पोषण भी प्रदान करता है। ये भी एक पॉइंट है, मुख्य पॉइंट। ये क्या करता है? जो वीर्य का निर्माण हुआ वो पोषक तत्व प्रदान करता है। किसको? शुक्राणु को। याद रखिएगा, इसीलिए कहा गया है कि ये क्या करता है? पोषण भी प्रदान करता है। क्लियर है? तो ये 3 पॉइंट हम लोग लिखे हैं वीर्य के कार्य के बारे में। अब आते हैं जो शुक्राणु होता है, स्पर्म होता है, ये होता क्या है? हम लोग स्पर्म जब भी सोचेंगे, शुक्राणु जब भी सोचेंगे, ये कहाँ होता है? याद रखिएगा, ये नर में होता है और शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। एकदम याद रखिएगा, लाखों बार ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होता है। सूक्ष्म संरचनाएं मतलब अति सूक्ष्म होता है, जिसे हम खाली आंखों से ऐसे देख नहीं सकते। अगर स्पर्म को हम देखने का कोशिश करेंगे ऐसे खाली आंखों में तो नहीं देख पाएंगे, इसके लिए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता है। ठीक है, तो शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं होता है, जिसमें मुख्यतः आनुवंशिक पदार्थ होता है। उसमें क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आने वाला गुण रहता है उसमें, और तथा इसमें एक लंबी पूंछ होता है। देखिए इस प्रकार होता है, ये स्पर्म इस प्रकार एक स्पर्म होता है। तो छोटे छोटे स्पर्म, छोटा छोटा एकदम बहुत ही सूक्ष्म होता है। उसमें क्या होता है? ये पूंछ होता है, पूंछ नुमा रचना होता है, जिसमें एक लंबी पूंछ होता है। ये लंबी लंबी पूंछ होता है एकदम इस प्रकार, जो उन्हें मादा जनन कोशिका, मादा जनन कोशिका यानी अंडाणु, हम लोग जानते हैं कि नर जनन कोशिका यानी शुक्राणु, मादा जनन कोशिका यानी अंडाणु। तो ये शुक्राणु का काम क्या है? अंडाणु तक पहुंचना। तो उसके लिए
उसका बहुत सारा मार्ग है और मार्ग को आसान बनाता है वीर्य। अब क्या है कि मादा जनन कोशिका अंडाणु की ओर तैरने में सहायता करता है। क्या तैरने में सहायता करता है? इससे जो लंबा लंबा पूंछ होता है, वो पूंछ क्या करता है, वो शुक्राणु का जो पूंछ है वो अंडाणु तक पहुंचने के लिए तैरने का में क्या करता है, सहायता करता है वो पूंछ। तो इस प्रकार हम लोग लगातार 3 वीडियो में मानव के लैंगिक जनन के बारे में पढ़े और अगले वीडियो में हम लोग मानव मादा जनन तंत्र के भाग के बारे में पढ़ेंगे। इसीलिए आप लोगों को इस प्रकार लगातार वीडियो पाने के लिए आपको सब्सक्राइब जरूर कर लेना है चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है ताकि जल्द से जल्द इस प्रकार के वीडियो आपके पास उपलब्ध हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका बहुमूल्य कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।